13 सितंबर 2025 को नेपाल के जेनजी के प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है। 220 सालों में नेपाल के ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महिला को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुशीला कार्की नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। एक महिला के संघर्ष की कहानी, जिसका पति 2 साल बिहार की जेल में एक प्लेन हाईजैकिंग मामले में सजा काट चुका हो, एक महिला के एजुकेशन से लेकर इस प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की कहानी, आइए हम विस्तार से जानते हैं। तो मैं दया शंकर बीन, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक 222 चैनल। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में हुआ था। सुशीला कार्की की प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे उस विराटनगर नेपाल में ही पूरी हुई। उसके बाद वो सीधे बनारस बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय आती है और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस मास्टर की डिग्री लेती है। और मास्टर की डिग्री लेने के बाद वो अध्यापक के तौर पे काम करने लगती हैं। अध्यापक के तौर पर काम करते करते उनकी मुलाकात एक दिन दुर्गा प्रसाद सुबोधी से होती है और दुर्गा प्रसाद सुबोधी से इनके बीच थोड़ा थोड़ा मेल जोल बढ़ता है। मेल जोल बढ़ने के बाद ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद आपस में शादी करते हैं। आपस में शादी करने के बाद ये यहाँ से भारत से निकल कर सीधे वो नेपाल जाती है। नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री लेती हैं और लॉ की डिग्री लेने के बाद ये सब चलता रहता है। धीरे धीरे अचानक एक दिन सुशीला कार्की को पता चलता है कि उनके पति एक प्लेन हाईजैकिंग मामले में पकड़े गए हैं। उनको 2 साल की सजा हुई है। इससे काफ़ी सुशीला कार्की को तकलीफ होती है। उनके समाज की भेद भावनाओं को भी सामना करना पड़ता है। दरअसल हुआ था ये कि 7 जून 1973 को, आज से ठीक 52 साल पहले, सुबोधी कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नेपाल की प्लेन को हाईजैक करते हैं, जिसमें कुल 22 लोग सवार थे। एक नेपाल के अभिनेता और भारत की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा थी। अब प्लेन हाईजैकिंग करने का मतलब ये नहीं था कि किसी यात्री को नुकसान पहुंचाएं। प्लेन हाईजैकिंग करने का मुख्य मकसद ये था कि उस विराटनगर बैंक से ले जाने वाली 32 लाख रुपयों से भरा बैग को लूटना था। प्लेन हाईजैकिंग करने के बाद ये लोग सीधा नेपाल से भारत की तरफ प्लेन का रुख करवाते हैं और प्लेन का रुख करवाने भारत में आने के बाद ये सीधे बिहार के फारबिसगंज इलाके में उस प्लेन को लैंड करवाते हैं। और प्लेन को लैंड करवाने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कुछ लोग उस प्लेन का इंतजार करते हैं। जैसे ही प्लेन लैंड करता है, उससे फटाफट फौरन रुपयों से भरा बैग को वापस निकाला जाता है। उस प्लेन को यात्रियों को कुछ नुकसान पहुंचाए बिना ही उस प्लेन को वापस छोड़ दिया जाता है। अब प्लेन नेपाल पहुंचता है। जैसे ही प्लेन नेपाल पहुंचता है, इस खबर काफ़ी चर्चा में चली उस समय, इंडिया में भी चली और नेपाल में भी चली कि इसमें इंडिया का हाथ है। चूँकि नेपाल का एक प्लेन हाईजैक होता है और इंडिया में जाकर उसके पैसे लूटे जाते हैं। अब नेपाल धीरे धीरे इंडिया पे दबाव बनाता है, जो भी उसके होते हैं उनसे, कि ये सब इनके पीछे भारत का हाथ होता है। अब भारत पे दबाव आने के बाद भारत इस हाईजैकिंग मामले को सुनवाई के लिए आदेश देता है और भारत में इस केस की सुनवाई होती है। और मुख्य रूप से 4 लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें पहला गिरिजा प्रसाद कोइराला और दूसरा सुबोधी और तीसरे नागेंद्र और चौथा बसंत भाई भट्टराई। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद इस ऑपरेशन का पूरा मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला को जाता है। अब इन चारों को इंडिया की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाती है। 2 साल की सज़ा सुनाने के बाद इन चारों को इंडिया के बिहार के ही जेल में 2 साल तक रखा जाता है। अब 2 साल रखने के बाद 1975 में इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लागू होती है। इमरजेंसी लागू होने के समय ही इन चारों को छोड़ दिया जाता है। चूँकि बाद में जाकर नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बनते हैं और सुबोधी भी नेपाल के काठमांडू शहर में जाके अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के बाद 10 जून 2016 को सुशीला कार्की को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाता है। अब जैसे ही सुशीला कार्की को मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट का घोषित किया जाता है, उनको शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद सुशीला कार्की नेपाल में
दो बड़े-बड़े अहम फैसले सुनाती हैं, जिसको सुनने के बाद नेपाल की जनता में एक खुशी का माहौल बनता है, लेकिन उस नेपाल की सरकार में एक मातम सा फैल जाता है, क्योंकि जो फैसले सुनाई थी 2 बड़े-बड़े, वो ठीक नेपाल की सरकार के विपक्ष में सुनाई थी और उस समय काफ़ी इनको परेशानियाँ भी हुई। वो फैसले थे, पहला पहली जो फैसला सुनाई थी वो सरागोशी का फैसला था और दूसरा फैसला उन्होंने नेपाल बैंक की नोट की छपाई में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उनके खिलाफ सख्त सज़ा सुनाई थी और सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए थे। अब सरागोशी का मामला कहें तो सरागोशी में ये होता था कि नेपाल में पहले एक चाल-चलन था कि भाड़े पे या रेंट पे कोख, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी महिला से कहता है कि तुम हमारे बच्चे को अपने पेट में पालो और बच्चा पैदा होने के बाद तुम मुझे ड्रॉप कर दो और आपको जो भी पैसे लेने हैं वो ले लो। इधर ये एक बिज़नेस के तौर पे नेपाल में काफ़ी फल-फूल रहा था, लेकिन सुशीला कार्की ने इस पे बैन लगाया और इसको सख्त निर्देश दिया जाए कि इसको पूरे तरीके से बैन किया जाए। अब इधर ये 2 फैसले सुनाने के बाद उस समय नेपाल की प्रचंड सरकार सत्ता में थी, तो उस समय नेपाल के ही संसद में एक महाभियोग चलाया जाता है कि ये सुशीला कार्की हैं जो न्यायपालिका का गलत प्रयोग कर रही हैं, गलत उपयोग कर रही हैं। हालाँकि एक मैं आप बात आपको बता दूँ कि आप हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए ऐरे-गैरे लोगों की बस की बात नहीं है, उसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए सबसे पहले पक्ष-विपक्ष में एक महाभियोग चलाया जाता है, उसको दोषी साबित किया जाता है, उसके बाद उसको उसके पद से हटाया जाता है। चूँकि जैसे ही प्रचंड सरकार महाभियोग लाई 2017 में, इधर सुशीला कार्की के पक्ष में नेपाल के बहुत सारे लोग लाखों की जनसंख्या में रोड पे उतर आए और इस महाभियोग का विरोध करने लगे। अब जैसे ही ये बात सरकार में जाती है कि लाखों की जनसंख्या में लोग रोड पर उतर आए हैं, उस महाभियोग को रोकने के लिए या भंग करने के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सरकार को मजबूरी में इस महाभियोग को भंग करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। 65 साल की उम्र में सुशीला कार्की का रिटायरमेंट हो जाती है और रिटायरमेंट होने के बाद अब 13 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की नेपाल की पहली अंतरिम प्रधानमंत्री पद पे शपथ ग्रहण की और ऐसा 220 सालों में पहली बार हुआ है कि एक नेपाल की महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। अब ये जितना संघर्षशील जीवनी सुशीला कार्की की है और जितना समाज से भेदभावनाएँ झेली है कि जिसका पति एक हाईजैकिंग मामले में 2 साल की सज़ा काटा हो और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी काम की और आज की डेट में उस नेपाल देश के प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये सफ़र समाज में और काफ़ी एक गौरवपूर्ण उनका एक इतिहास रहा है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर तक 222 को आप लोग सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।